प्रज्वलन के उपरांत और भी विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ ठाकुर हर्षवर्धन सिंह, उनको भी मालूम है। सुभाष चंद्र बोस जी हैं, बहादुर शाह जफर जी। मैं वापस आया तो उसके बाद मैं म्यांमार गया था, बर्मा गया था कि बहादुर शाह जफर जी की भी समाधि को वापस लेकर आऊँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जाति या धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। हमारा जो भी पूर्वज है, अगर उसने देश के लिए, हमारे समाज के लिए कोई अच्छे कार्य किए हैं तो वो हमारा भी सम्मानित महान पूर्वज है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बहादुर शाह जफर ही क्यों ना हो। तो लेकिन भारत सरकार उसको नहीं लाती, चाहे तो ला सकती है। हेलो हेलो, हम लोगों के बीच हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय शेर सिंह राणा जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर सिंह राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर सिंह राणा जिंदाबाद, उनका उद्घोष किया गया। शेर सिंह राणा जिंदाबाद, शेर सिंह राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर सिंह राणा जी हम लोगों के बीच मौजूद हो गए हैं, तो उनके स्वागत के लिए एक बार उनका उद्घोष किया गया। शेर सिंह राणा जिंदाबाद, शेर सिंह राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर सिंह जिंदाबाद, शेर सिंह राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर सिंह राणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर मुकेश सिंह जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के बीच में उपस्थित हो गए हैं, कृपया उनका भी स्वागत किया जाए। ठाकुर मुकेश सिंह जी, ठाकुर मुकेश सिंह जी, राकेश सिंह तंवर जी जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव लड़ेंगे, राजपूत वोटों पे क्या बंटवारा का संभावना है या उसको आप उनसे तालमेल करेंगे? देखिए, वो तो हमारे भाई हैं बड़े, और हम तो हमेशा चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि हमारा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का तो देखिए मुख्य मकसद है कि एक क्षत्रियों का झंडा, एक स्वर्णों का झंडा उनकी आवाज़ बन के विधानसभा लोकसभा में पहुँचे। और हम तो उनसे बातचीत करने का हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन भाई वो अब मान लीजिए वो बड़े आदमी हैं, अगर हमसे करेंगे तो हम तो हमेशा, हमारा पूरा समाज ही उनके साथ है। और लेकिन अगर समाज का चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, ये तो लोकतंत्र है और सबका बराबर का हक और वोट होता है। तो अगर जो हमारे मुद्दे हैं, हमारा जो मतलब मैनिफेस्टो है, उस पर वो हामी भरेंगे तो वो तो हमारे लिए सबसे प्रिय है और हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हमारा उनसे एक अंतिम सवाल, शेर सिंह राणा जी चाय नहीं पीते हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आपके पहले भी इंटरव्यू में सुन चुके हैं? देखिए, हमारा तो एक ही संदेश है कि जो क्षत्रिय है तो उसको, जो उसके महान पूर्वज हैं, प्रभु श्री राम हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, उनके रास्ते पर चलना चाहिए। जब आदमी उनके रास्ते पर चलता है तो ये नशा है। असल में क्या है कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, उन्होंने राजपूतों का जो इतिहास है और जो एक राजपूत शब्द जो सुनते हुए कान को अच्छा लगने चाहिए था, उसको उन्होंने जो है उसकी दिशा बदल दी। आज राजपूत अगर कोई बोलता है तो वो सोचते हैं कि ये जो है मतलब शराबी है, और नहीं, कई बच्चे जो है लिख देते हैं कि वो राजपूत हो गया जिसका थाने और अपना उससे ठेके से वास्ता ना हो। तो क्या है कि ये जो बच्चों में जो गलत फहमी आई है, ये फिल्मों ने ही डाली है, जो कि समाज के लिए ख़राब बात है। और यही सब डिस्कशन जो क्षत्रिय महासभा है उसी के लिए बनी हुई है कि समाज में जागरूक करे अच्छाई के लिए और इन चीज़ों से छुटकारा पाए।
भैया आप तो प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आज जो क्षत्रिय महासभा है उनका एक समाज को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और मैं शेर सिंह राणा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, उनका सबका मैं आभारी हूँ। और समाज को राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे जागरूक करना है उसके लिए ये एक विचार गोष्ठी का जो कार्यक्रम रखा गया है। मुकेश सिंह जी जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के, उनके माध्यम से आज वाराणसी के इस पावन धरा पे इस कार्यक्रम का आयोजन है और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सभी भाइयों का। बहुत दूर दूर से बनारस के अलग अलग किनारे से सुबह 10 बजे से यहाँ एकत्रित हैं और मैं आने में भी काफ़ी मुझे विलम्ब हुआ, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसके लिए भी मैं सभी का आभारी हूँ। सर, बिहार में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, क्या स्थिति वहाँ पे रही और उत्तर प्रदेश में क्या आपका बिहार के अंदर और हरियाणा में हमने चुनाव लड़ा था। बिहार में क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण पूरे देश में हमें वो नहीं मिल पाया, तो 10 से 12 जिलों में हमने वहाँ पे संगठन का ढांचा बनाया था और करीब 24 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े, जिसमें अच्छा परसेंटेज ऑफ वोट मिला। चुनाव में सीट नहीं निकली इस बार, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्योंकि अभी 1 साल बचा हुआ है चुनाव में, तो हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जो है संगठन का ढांचा बनाने में लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के बिना सहयोग के कोई सत्ता में नहीं बैठ पाएगा, मतलब हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। और हम लोग अपने जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे समाज को लेके जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास जो है हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि ना किसी जाति धर्म का अधिकार छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। तो मेरे साथ हमारे जो पूर्वांचल के प्रदेश प्रभारी हैं, हमने उत्तर प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटा है, जिसमें एक पूर्वांचल को भी एक अलग प्रदेश के रूप में हम मान के चल रहे हैं। तो राकेश सिंह जी वो भी हमारे साथ आए हैं, वो हमारे प्रभारी हैं पूर्वांचल के, और सभी लोगों के सहयोग से जल्दी। सर, क्या उत्तर प्रदेश में अलायंस करेंगे? देखिए, अलायंस को लेकर भी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अनेक राजनीतिक दल हैं, 4 राजनीतिक दलों को छोड़ के ऐसे ऐसे दल हैं जो कि सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित हैं। जैसे कि अगर आप आरएलडी की बात करें तो पूरब में तो उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि पश्चिम में वो एक ठीक ठाक बड़ा राजनीतिक दल है। ऐसे ही अगर आप अपना दल या निषाद पार्टी की बात करें तो उसको पश्चिम प्रदेश में कोई जानता भी नहीं है कि अपना दल कौन है या निषाद पार्टी कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एनडीए का हिस्सा भी हैं और यहाँ पर अच्छी पकड़ रखते हैं पूर्वांचल में। तो ऐसे जो अलग अलग हिस्सों के जो राजनीतिक दल हैं, उनमें से कुछ लोगों ने हमसे अप्रोच किया है, हमसे बातचीत भी की है गठबंधन को लेकर, लेकिन हम ये अभी मतलब जैसे शिवपाल जी से भी हमारी बात हुई थी, इसके अलावा और भी जो कई राजनीतिक दल हैं, आरएलडी से भी हुई, लेकिन ये फैसला कि किससे हमारा गठबंधन बनेगा ये अभी आने वाले समय में ही डिसाइड किया जाएगा। जो हमारे कार्यकारिणी है वो इस बात को, क्योंकि हमारा अपना एक मैनिफेस्टो है, हमारी एक विचारधारा है, जो हमारी विचारधारा हमारे मैनिफेस्टो से मतलब मेल खाएगा और उसके लिए वो देगा कि भाई हम भी इस पर मतलब सहमत हैं, तो फिर हम उनके साथ गठबंधन करने पर विचार करेंगे। और इस बार आम आदमी पार्टी भी आ रही है, ओवैसी भी आ रहे हैं इस बार ताल ठोकने के लिए, तो कितना मुश्किल नज़र आ रहा है आपको विधानसभा इस बार? देखिए, क्या है कि कोई भी जो राजनीतिक दल होता है उसका एक कोर वोट बैंक होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। तो हमारा जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है इसका भी एक कोर वोट बैंक है, मुख्य रूप से स्वर्ण जाति का इसका वोट बैंक है। और क्योंकि पूरे देश में कोई भी राजनीतिक दल स्वर्ण जाति के लिए कोई विचार नहीं रखता या उसके हकों की भी कोई बात नहीं करता, ऐसे दोयम दर्जे का उनको जो है नागरिक माना जा रहा है। तो क्योंकि सबके अपने अपने जो है कोर वोट बैंक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भले ही हम स्वर्ण जाति की आवाज़ बन के बात को रखते हैं,
लेकिन उद्देश्य ये नहीं है कि किसी जाति धर्म का जो है हक छीन लेना है। तो हम लोग चाहे हमारे मुसलमान भाई हों, दलित भाई हों, पिछड़े भाई हों, उनके भी अधिकारों की रक्षा करेंगे और अपने भी अधिकारों को सुरक्षित करेंगे। जो आपने आम आदमी या ओवैसी या जितने भी क्षेत्रीय दल दूसरे की बात करी, जो उनका कोर वोट बैंक है वो डिफरेंट टाइप का है, हमारा अलग है। तो वो बढ़ें घटें, अगर आप देखेंगे तो प्रदेश की राजनीति पिछड़े और दलित तक ही सीमित है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो पिछड़े और दलित की ही राजनीति करते हैं और उन्हीं के ही बीच में से अनेक राजनीतिक दल बने हुए हैं। तो अगर ओवैसी आते हैं तो मुझे लगता है कि समाजवादी या बसपा को नुकसान करेंगे या कांग्रेस को करेंगे। आम आदमी आती है तो भी इनको करेंगे। और आपको सबको मालूम है कि ये जो ओवैसी हैं या जो इस तरह के राजनीतिक दल अपनी काम करते हैं, इसके पीछे बीजेपी ही है, क्योंकि वो बीजेपी मतलब मैं फंडिंग करके ऐसे दलों को लेकर